गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिवीजन विद अनु। आज हम देखते हैं आगे के वंश, आगे के साम्राज्य। जैसे कि कल हमने पढ़ा था गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश। आज हम स्टार्ट करते हैं विजयनगर साम्राज्य को। आगे का देखते हैं, उससे आगे का। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1565 ईस्वी तक रहा था। विजयनगर का अर्थ था विजय का शहर। हम्पी के खंडरों में 1810 में एक इंजीनियर और पुरातत्व द्वारा प्रकाश में लाया गया था। एक इंजीनियर था, उसका नाम था कॉलिन मैकेंजी, जिसने इसको लाया था कि ये भी कोई शहर या साम्राज्य था, इसके बारे में बताया था। इसे हम्पी के नाम से भी जाना जाता है और यह नाम स्थानीय मात्र देवी के नाम पर पड़ा था। जो हम्पी नाम था वो वहाँ की एक स्थानीय मात्र देवी थी, उनके नाम पर पड़ा था, जिन्हें पम्मा देवी या पम्मा हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे हम्पी के नाम से भी जाना जाता है विजयनगर साम्राज्य को, और इसे कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके 3 नेम हो गए। हम्पी की बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की रानी थी हम्पी। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे था और 1986 में से यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य इंडिया में कितना फैला हुआ था, तो ये पिंक कलर का आप देख रहे हो, ये पूरा नीचे तक विजयनगर साम्राज्य ही था। विजयनगर साम्राज्य ही था ये। विचारक इस साम्राज्य का वर्णन करते हैं तो इसका साम्राज्य का वर्णन हमें कर्नाटक साम्राज्यों में देखने को मिलता है। यह एक बुक है, उसमें देखने को हमें मिलता है। व्यापारियों के स्थानीय समुदाय को कुदराई चेट्टी के नाम से भी जाना जाता था। वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी थे उनको एक स्पेशली नेम दिया जाता था, कुदराई चेट्टी। अपनी उत्तरी सीमा पर उन्होंने समकालीन शासकों के साथ प्रतिस्पर्धा की, जिसमें शामिल थे, बहुत सारे शामिल थे, समकालीन ही थे, और पड़ोसी होते हैं तो प्रतिस्पर्धा होती रहती है। दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति का शासन, इसके लिए वह अश्वपति को बुलाता था। अश्वपति घोड़ों का स्वामी हुआ करता था, उसको बुलाते थे प्रतिस्पर्धा के लिए। विजयनगर की बात करते हैं। विजयनगर यानी कि नरपति बोला जाता था स्वामी या राजा को, ठीक है। वहाँ पर जो विजयनगर साम्राज्य था वहाँ राजा को नरपति बोला जाता था। इसमें विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारे राजवंश आपको देखने के मिलेंगे, जैसे कि संगम, सुलभ, तुलुभ, अराविडु। संगम वंश की बात करते हैं तो यह 1336 से 1485 एडी तक रहा था। सुलभ की बात करते हैं तो यह 1485 से 1505 तक रहा था। तुलुभ 1505 से 1570 एडी तक रहा था। अराविडु 1570 से 1650 एडी तक रहा था। संगम की बात करते हैं तो इसकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ही हरिहर एंड बुक्का ने की थी, कि शुरुआत ही संगम वंश से होता है। तो संगम वंश के संस्थापक कौन रहे थे? हरिहर और बुक्का रहे थे। सुलभ की सुलभा नरसिम्हा रहे थे। तुलुभ के वीर नरसिम्हा, या कहीं कहीं पर आपको नरसा नायक भी देखने को मिलेंगे। दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। अराविडु तिरुमाला ने की थी, अराविडु की। सबसे पहले हम फर्स्ट वंश को देखते हैं, संगम वंश। संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी तक रहा था। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, जो कि 1336 से 56 तक रहे थे। स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, जो कि संगम के पुत्र थे। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, संगम के ही पुत्र थे। और जो संगम थे वो काकतीयों के सामंत थे और बाद में कंपलियों के दरबार में मंत्री बने थे। इन्होंने अपनी शुरुआत सामंत से की थी, मंत्री के बाद उनके बेटे राजा बन गए थे। हरिहर कर्नाटक विद्वान विलासा थे। बुक्का की बात करते हैं तो विद्यानगर या विजयनगर बोला गया था उसे। बहमनी, विजयनगर साम्राज्य नीचे था, बहमनी ऊपर था। और विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को अलग करती थी वो थी कृष्णा नदी। दोनों को अलग करने का काम कृष्णा नदी के द्वारा किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य के दौरान बहुत सारे विदेशी यात्री भी आते थे, देखने को मिले थे हमें। जैसे कि उस टाइम आया था इब्न बतूता, जो कि मोरक्को से आया था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के ही समकालीन आया था। आपने देखा होगा तो मोरक्को से इब्न बतूता आया था, तो ऊपर भी आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर भी आपने देखा था, और नीचे उस समय विजयनगर साम्राज्य था, या संगम बोल लें, उनके टाइम पर भी आया था, और साउथ में भी ये घूमने को गया था। इसमें सबसे पहले हम राजा की बात करते हैं तो देवराय प्रथम को देखते हैं, जो 1406 से 1422 तक रहे थे। इनके शासनकाल में निकोलो डी कोटी विजयनगर साम्राज्य का दौरा करने आए थे। निकोलो डी कोटी इटली के थे, इटली से आए थे, और
इसने भी अपनी एक बुक लिखी थी, निकोलो डी कोटी ने, अभी याद नहीं है, निकोलो डी कोटी की एक बुक है। देवराय प्रथम ने उस टाइम पर टैंक, बांध, नहरें बनवाई थी। देवराय द्वितीय की बात करते हैं तो 1423 से 1440 तक रहे थे। इनके शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आए थे जो कि फारस से आए थे। सुलभ की बात करते हैं तो सुलभ 1486 से 1505 ईस्वी तक रहा था, जिसमें सबसे देखने को राजा मिलेंगे सुलभ नरसिम्हा, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, संस्थापक रहे थे। उसके बाद तिरुमल आए थे 1491, जिसे कुछ ही टाइम के लिए रहे थे, कुछ मंथ्स के लिए। उसके बाद इम्मादी नरसिम्हा रहे थे 1491 से 1505 तक, बस इतने ही इसमें राजा रहे थे। उसके बाद तुलुप वंश आता है 1505 से 1570 तक। इसकी स्थापना वीर नरसिम्हा ने की थी। 1505 से 1509 तक ये रहे थे। उसके बाद कृष्णदेवराय प्रथम आते हैं राजा बनके, तो ये 1509 से 1529 से एडी तक रहे थे। वीर नरसिम्हा के मुख्यमंत्री सुलभ तिम्हा ने इन्हें सिंहासन पर बिठाया था। और निर्माण की बात करते हैं तो कृष्णदेवराय का नाम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ काम ऐसे किए थे कि पढ़ने के योग्य हैं। विजय महल बनवाया था, जिसे विजय के घर के नाम से भी जाना जाता है। हजारा राम मंदिर बनवाया था, भगवान विष्णु को समर्पित विठ्ठल स्वामी मंदिर भी बनवाया था। हजारा राम मंदिर देखिए, ये रहा हजारा राम मंदिर, बहुत ही सुंदर है। विठ्ठल स्वामी मंदिर की बात करते हैं तो विठ्ठल स्वामी मंदिर देखिए, एक कोडार्क जैसा सीन लग रहा है आपको, ये देखो हम्पी में। यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। यवन साम्राज्य अर्थात बीदर साम्राज्य को पुनर्स्थापित करने वाला, जिसका अर्थ था अभिनव भोज की थी, आंध्र भोज की थी, आंध्र पितामह की भी उपाधि धारण की थी। अपने प्रारंभिक दिनों में ओडिशा के शासकों को हराया था। किन्होंने? कृष्णदेवराय प्रथम की बात चल रही है। और इस्माइल आदिल खान को हराया। रायचूर दोआब को बहाल किया था। रायचूर दोआब कहाँ थे? कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में थे, उसको बहाल किया था। अमर नायक की बात करते हैं तो अमर नायक सैनिक कमांडर को बोला जाता था। उस समय मिलिट्री कमांडर्स को अमर नायक के नाम से जाना जाता था। इन्होंने अपनी मां के नाम पर नागरपुलम की स्थापना की थी, एक शहर था, उसकी स्थापना की थी। वह तेलुगु और संस्कृत दोनों भाषाओं के प्रतिभाशाली विद्वान थे। उनकी कृति भी हैं, जैसे कि अमुक्तमाल्यदा, जम्बावती कल्याणम। जम्बावती कल्याणम में वो संस्कृत नाटक है, और अमुक्तमाल्यदा राजनीतिक है, जो कि तेलुगु भाषा में लिखी गई है। यात्री की बात करते हैं तो इनके टाइम पे 2 यात्री आए थे, जो कि पुर्तगाली ही थे, डुआर्टो बारबोसा और डोमिंगो पेश, दोनों आए थे। दोनों के नाम डेडा से स्टार्ट होते हैं, तो वैसे ही याद हो जाएंगे। उनके दरबार में अष्टदिग्गजों को सुप्रभावित किया जाता था। अष्टदिग्गज का मतलब होता है दरबार में 8 मंत्रियों की परिषद हुआ करती थी उस टाइम इनके दरबार में। अष्टदिग्गज जैसे कि अल्लाह शानी पेदा, इनके नाम अलग अलग हैं। इनको जैसे कि अभी आपको बताया था कि अश्वपति किसको बोलते हैं, और मतलब सबके अलग अलग नाम हैं। इसमें से समझ इतना नहीं आया। तेनाली रामा कृष्ण की बात करते हैं, आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। तेनाली रामा इनके दरबार के वो थे, अष्टदिग्गजों में से एक थे। नंदी थिम्मना, मदायागरी मलयाम, धूर्जाति, अयल रज्जू रामा, पिंगली सूराना, राम राजा भूषण, तेनाली रामा कृष्णा, ये अष्टदिग्गज थे। उन्होंने अलबुकर को भटकल में एक किला बनवाने की अनुमति दी थी। अलबुकर कौन थे? पुर्तगाली थे। कृष्णदेवराय के बाद उनके भाई अच्युत देव राय ने शासन में आए थे। अच्युत देव राय आए थे, उनके समय से फिनालो नुकीज आया था। अरविंदु राजवंश की बात करते हैं तो 1570 से 1650 एडी तक अरविंदु राजवंश रहा था, जिसमें से बात करते हैं 1565 में तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसे राक्षसी तगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अरविंदु राजवंश की स्थापना से पहले हुआ था ये युद्ध हुआ था वो, ये देखो 70 और ये 65, ठीक है। इसे तालीकोटा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बीएजी की बात करते हैं तो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, ठीक है। अंतिम शासक थे श्रीरंगा तृतीय रहे थे इसके। इसमें बात करते हैं सदाशिव राय, तो तुलुप के कठपुतली शासक थे इससे। कौन? सदाशिव। तुलुप के कठपुतली शासक का मतलब होता है जैसे कि जैसा वो बोलते थे वैसा ही करते थे, इस तरह से कठपुतली शासक रहे थे। आलिया रामा राय की बात करते हैं तो ये मुख्यमंत्री थे उस टाइम, जो कि दक्कन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे।
और जो आलिया रामा राय हैं उसमें एसएससी की परीक्षा के अनुसार अरविंद वंश का अंतिम शासक माना जाता है इनको, आलिया रामा राय को। पर वैसे देखा जाए तो श्रीरंग तृतीय थे शायद, पता नहीं। अरविंदु वंश के अंतिम शासक यही होंगे। प्रशासन की बात करते हैं तो अमन नायक को देखा जाए तो अमन नायक राजा या शासक था। सैन्य प्रमुख हुआ करता था ये अमन नायक। बाद में विजयनगर साम्राज्य पेनकुंडा और उसके बाद चंद्रगिरी में स्थानांतरित हो गया था। बाद में हर जो साम्राज्य होता है वो धीरे धीरे डिवाइड होता है, और उसके बाद वह डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर एक नए वंश का उदय होता है। आयंगर प्रणाली की बात करते हैं तो ग्राम समिति हुआ करती थी इसमें, जिसमें 12 सदस्य हुआ करते थे। और विजयनगर साम्राज्य के दौरान बात करते हैं यात्रियों की, तो यात्री अच्छे खासे यात्री आए थे, विदेशी आए थे उस टाइम पर। तो देखते हैं इब्न बतूता आया था हरिहर और बुक्का की शासनकाल में। कृष्णदेवराय की शासनकाल में 2 आए थे, मैंने अभी बताया दोनों के नाम 10 से स्टार्ट होते हैं, तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। डुआइटो और डोमिंगो। देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो डी कोटी आए थे, जो बहुत मुझे ज्यादा निकोलो डी कोटी किसके शासनकाल में आए थे। देवराय द्वितीय भी इम्पोर्टेंट है, अब्दुल रज्जाक आया था। अछुतेर राय की फैनाओ नुकीज आया था। शाही केंद्र की बात करते हैं तो शाही केंद्र में 60 मंदिर और 30 महल थे। कमलापुरम टैंक की बात करते हैं तो कृष्णदेव राय द्वारा बनवाया गया था। और सीढ़ीदार टैंक था, इस तरह था जैसे कि राजस्थान में भी एक प्लेस है सेम उसी के जैसा था ये। और अनंतराज सागर झील बनवाई थी, जो कि संगम वंश के शासकों द्वारा निर्मित की गई थी। और हीरिया नहर बनवाई गई थी उस टाइम। वास्तुकला को देखते हैं तो वास्तुकला में आप ये देखिए कमल महल, इसमें देख रहे हो बाहर की ओर सीढ़ियां थी, साउथ के ही टेम्पलों में हुआ करती हैं। हाथी अस्तबल की बात करते हैं तो इसमें 11 हाथी बनवाए थे, स्तंभ देवराय द्वारा बनवाए गए थे। 11 हाथियों के देखो प्लेस थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाथियों का रहने का प्लेस था। ये समझ सकते हो आप कितना व्यवस्था थी उस टाइम। महान नवी डिब्बा की बात करते हैं तो ये देखो इसकी ऊंचाई 40 फीट की है। ये रहा कमलापुरम टैंक, कृष्णदेवराय द्वारा बनवाया गया था। ये देखो ये इसका सीन है, ये आपको ऐसा उसमें राजस्थान में भी है एक प्लेस ऐसे, बहुत सुंदर है। साउथ के टेम्पल्स इस तरह हुआ करते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। पवित्र केंद्र की बात करते हैं तो तुंगभद्रा के उत्तर में है। बाली और सुग्रीव की सेना रहती थी यहाँ पर, ऐसा बोलते हैं। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है, जो कि शिव के अवतार को बताता है। विरूपाक्ष मंदिर शिव के अवतार है। इसमें लक्कन डगेशा द्वारा निर्मित किया गया था देवराय द्वितीय के समय में। इसमें गोपुरम का निर्माण कृष्णदेवराय द्वारा किया गया था। दुर्ग की बात करते हैं, दुर्ग अब्दुल रज्जाक ने, जिसमें 7 स्तर की किलाबंदी करवाई थी उसने, 7 स्तर की, जिसमें से 1 2 3 4 कृषि भूमि और खाद्यान्न के लिए था, 5 और 6 शाही केंद्र था और 7 पवित्र केंद्र हुआ करता था। प्रोविडा शैली की बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला शैली थी। प्रोविडा शैली विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला शैली थी। इसी वास्तुकला शैली में उनके सब चीजें मिलते हैं जो कि इंडो इस्लामिक थी। इसके बाद आता है बहमनी साम्राज्य। इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट बहमनी साम्राज्य। ये पूरा कौन था? विजयनगर साम्राज्य था। इसके बाद ये ऊपर का देख रहे हो वो बहमनी साम्राज्य है, ठीक है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने इसकी स्थापना की थी, जो कि 1347 से 58 तक रहे थे, संस्थापक रहे थे। इसकी राजधानी गुलबर्ग रही थी, जो कि पहली राजधानी थी इसकी। हसन गंगू के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और ये पराजित हुए थे बारगंगल के काकतीय से। ताजुद्दीन फिरोज शाह की बात करते हैं, यह 1397 से 1422 तक रहे थे। इन्होंने देवराय प्रथम को हराया था। उसके बाद यह युद्ध में हार गए और उसकी पुत्री से शादी कर ली थी इन्होंने बाद में। ये बहुत देखने को मिलेगा अक्सर हिस्ट्री में कि हार गए, हो गया, फिर उसी की बेटी से शादी करना। हेमंत शाह बाली की बात करते हैं, 1422 से 35 तक रहे थे। राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित की थी। पहली गुलबर्ग थी, दूसरी बीदर करवाई गई थी स्थानांतरित करके। महमूद गवा की बात करते हैं तो बहमनी साम्राज्य के दौरान पेशवा थे। यह उपाधि मलिक उत तुज्जार की उपाधि इन्होंने धारण की थी, जो कि हुमायूं शाह द्वारा दी गई थी। यह जो उपाधि है मलिक तुज्जार, तो उसे व्यापारियों का प्रमुख बोला जाता था। और ख्वाजा जहाँ की भी उपाधि इन्होंने दी थी।
मलिक तुजार की व्यापारियों का प्रमुख हुआ करता था। गवा ने कांची तक विजयनगर के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। पश्चिमी तट पर गोवा और धवोल पर भी विजय प्राप्त की थी। बहमनी साम्राज्य अपना विस्तार कर रहा था। बहमनी शासक जो क्रूरता के लिए विख्यात थे और इसलिए उन्हें जालिम की उपाधि दी गई थी हुमायूं शाह द्वारा। हुमायूं शाह द्वारा ही इनको बहमनी साम्राज्य के शासकों को दी गई थी उनकी क्रूरता के लिए, किसकी, जालिम की उपाधि। ठीक है। आमिर की बात करते हैं। बहमनी शासकों के सैनिकों की सहायता प्रदान करते थे। अफगानी परदेसी थे, दक्कन की पठार में थे दक्कनी, और ईरान इराक से आए सुन्नी मुसलमान थे। ठीक है, ईरान और इराक से आए सुन्नी मुसलमान थे। अच्छा, मुगल एम्पायर में पढ़ा चुके हैं। आप बताइए मुगल कहाँ से आए थे, अरब से या तुर्की से। ठीक है। पूरा बहमनी साम्राज्य 4 प्रशासनिक यूनिटों में विभाजित था, गुलबर्ग, बीदर, बरार और दौलताबाद। ठीक है, जिसमें 500 घोड़े की बात करें तो 10 लाख हूड़ बोलते थे उसे, 500 घोड़े थे। खालिसा भूमि की बात करते हैं। सुल्तान की प्रत्यक्ष नियंत्रण की भूमि, उसमें एकमात्र किए गए कर राजस्व शाही दरबार और शाही घराने के रखरखाव के लिए खर्च करना हुआ करता था, उसे खालिसा भूमि बोलते थे। ठीक है, जो कि सुल्तान की प्रत्यक्ष नियंत्रण की भूमि थी, लेकिन उसमें राजस्व को शाही दरबार में और शाही घराने में रखरखाव के लिए खर्च करना पड़ता था। बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में डिवाइडेड हुआ था बाद में। बहमनी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के जस्ट ऊपर का एरिया हुआ करता था, जो बाद में विभाजन हुआ उसने, तो उसके बाद 5 राज्य निकले थे, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। बरार 1484 में हुआ था। इसके संस्थापक फतह शाह इमाद शाह थे। इमाद शाही वंश की स्थापना की थी इन्होंने, और जब 1574 में 1484 में इसकी स्थापना हुई थी और 1574 में यह अहमदनगर में मिल गया था। ठीक है, बीजापुर की बात करते हैं तो ये 1489 में बना था। यूसुफ आदिल शाह इसके संस्थापक थे। इन्होंने आदिल शाही वंश की स्थापना की थी। सन 1686 में से औरंगजेब ने जीत लिया था बीजापुर को। ऊपर पढ़ाया भी था कि बीजापुर को इसने जीता था औरंगजेब ने, और गोलकुंडा को भी जीता था। अहमदनगर की बात करते हैं तो 1490 में इसकी स्थापना हुई थी, मलिक अहमद ने की थी और निजाम शाही वंश की स्थापना की थी। सन 1633 में से शाहजहां द्वारा अपने मुगल एम्पायर में सम्मिलित कर लिया था। गोलकुंडा की बात करते हैं तो 1518 में इसकी स्थापना हुई थी। कुली कुतुब शाह ने की थी, कुतुब शाही वंश की, जो कि 1687 में औरंगजेब द्वारा इसे अपने मुगल एम्पायर में सम्मिलित कर लिया गया था। मुगल एम्पायर नॉर्थ में तो जा नहीं पा रहा था, नॉर्थ पूरा उसका था ही, ईस्ट की साइड तो उसने प्रयास किए नहीं, लेकिन नहीं हो पाया, तो साउथ की साइड आने लगे कि साउथ हो जाए पूरा। बीदर की बात करते हैं तो 1526 से 1527 तक इसकी स्थापना हुई थी। अमीर अली बरीद ने की थी और बदीर शाही वंश की थी, जो कि 1610 में बीजापुर में जाके सम्मिलित हो गया था। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह की बात करते हैं। फारसी के स्थान पर दक्षिणी की दरबारी भाषा के रूप में लागू किया गया था। गोल गुम्बद के निर्माण की बात करते हैं तो मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुम्बद की स्थापना की थी। गोल गुम्बद इंडिया का पहला और पूरे वर्ल्ड का सेकंड सबसे बड़ा गुम्बद है। चलो आएगा आगे, शायद नहीं हुआ तो आप यही देख लो। बिप्सिमनी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध वास्तुकार हैं दावुल के याकूत। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला सबसे पहले काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था और बाद में कुतुब शाही शासकों द्वारा मजबूत किया गया था। गोलकुंडा किले की बात चल रही है, बहुत ही अच्छा किला है ये। गोलकुंडा हीरो की खान के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए गोलकुंडा फोर्ट, बहुत ही सुंदर फोर्ट है। ये देखिए बहुत ही सुंदर फोर्ट है गोलकुंडा का फोर्ट। यह गोल गुम्बद है जो कि सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। गोल गुम्बद विश्व का सेकंड सबसे बड़ा गुम्बद है और भारत का पहला सबसे बड़ा गुम्बद है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह की। कुतुब शाही राजवंश के महानतम शासक थे। हैदराबाद शहर के संस्थापक भी थे। मूल रूप से इन्हें भाग्यनगर के नाम से भी जाना जाता था इसे, जो सुल्तान की प्रिय भाग्यमती के नाम पर रखा गया था। इन्होंने प्रसिद्ध 4 मीनार का निर्माण करवाया था। अन्य की बात करते हैं जैसे कि कृष्ण तृतीय, मान्यखेत का संबंध है जो कि राष्ट्रकूट से है। कृष्ण तृतीय का संबंध हिरण्य गर्भ अनुष्ठान के लिए द्वारा किया जाता है। दंती दुर्ग राजवंश में दंती दुर्ग से संबंधित है। बहमनी शासक क्रूरता के लिए विख्यात हैं।
है ना, जालिम की उपाधि दी थी और किसने दी थी? हुमायूं शाह के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुगल एम्पायर की। बाबर 1526 से 1330। बाबर का स्टार्ट हमारे इंडिया में हुआ था पानीपत की प्रथम लड़ाई से, जो कि कहाँ किसने बुलाया था? पंजाब के सूबेदार ने बुलाया था अपने ही राजा के, किसके लिए? अपने ही राजा को मारने के लिए। उस टाइम राजा कौन था? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी के विरोध में बुलाया था। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, इब्राहिम लोदी हारा था, बाबर की विजय हुई थी। प्रथम बार गन पाउडर का उपयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था और बाबर का वास्तविक नाम जहीर उद्दीन मोहम्मद था। अनुमानित मुगल राजवंश भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना तक चला था। बादशाह की उपाधि धारण की थी इन लोगों ने, जो मुगल एम्पायर था, मुगल एम्पायर के जो भी राजा थे उन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी। ये अपने आप को पिता की ओर से तैमूर का वंशज और माता की ओर से चंगेज खान का वंशज बताता था। जब बाबर 12 वर्ष का था तो वह 1449 में फरगना के शासन पर बैठा था। यह एक अन्य मंगोल समूह या उज़्बेकों के आक्रमण के बाद उसे अपना सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। किसके आक्रमणों के कारण? उज़्बेकों के आक्रमणों के कारण उसने छोड़ दिया था अपना सिंहासन। उसने 1504 में काबुल पर विजय प्राप्त की थी और वापस राजा बनने की उसमें आ गया था। दौलत खां लोदी ने बाबर को इनवाइट किया था। किसने इनवाइट किया था? दौलत खां लोदी ने वो किया था बाबर को इनवाइट, जो कि इब्राहिम लोदी का ही भाई था, चचेरा होगा शायद। उसने इसको इनवाइट किया था उसको हराने के लिए। ठीक है, खुद को भी उज़्बेक बताते थे। तुलगमा पद्धति अपनाई थी बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में। तुलगमा पद्धति अपनाई थी। बाबर के युद्ध की बात करते हैं तो बाबर ने 3 युद्ध लड़े थे पानीपत के अलावा। खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। खानवा का 27 में, 28 में और 29 में। ठीक है, तीनों युद्ध लाइन से लड़े थे। 27 में राणा सांगा मेवाड़ को हराया था, उस एरिया को मिलाया था अपने आप में। मैदनी राय को हराया था, अफगानों को हराया था और अफगानों में कौन थे? महमूद लोदी था। 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी और इसकी कब्र काबुल में है। इसकी आत्मकथा है जो इसने लिखी है तुजो के बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में है। अब आपको मैं बताऊं कि ये लोग तुर्क से आए थे। ठीक है, तुर्की थे, जो कि वहाँ इतना अच्छी परवरिश या अच्छा एरिया नहीं था, तो इनकी ज़्यादा परवरिश इतनी खासी अच्छी नहीं थी, मतलब ऐसे ही थे। और जो अरब से आए थे वो पढ़े लिखे और सभ्य थे थोड़े। चलो छोड़ो, तुर्की भाषा में लिखी है, जो कि चारवाक शैली का जिक्र है, जिसमें कि किसमें? तो जो कि बाबरी में चारवाक शैली का जिक्र है। चारवाक शैली मुगलों से संबंधित है। फारसी में अनुवाद किया था बाबरनामा का अब्दुल रहीम खाना ने फारसी का में अनुवाद किया था तुजो के बाबरी का। इंग्लिश में किसने किया था? मैडम बेबियर ने किया था। इन्होंने भारत और उनके साम्राज्य को उत्कृष्ट विवरण किया है। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद की बात करते हैं। यदि पानीपत की काबुली मस्जिद, उस टाइम इसमें पानी भरा रहता था। अभी तो ये कलर वलर उड़ रहे हैं, बड़ी अच्छी हुआ करती थी, खास अभी भी होती, सरकार इन पर ध्यान देती थोड़ा। आराम बाग आगरा में है। हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं 1530 से 1540 तक रहा था। उसके बाद 1555 से 1556 तक रहा था। ये बीच में गायब हो गया था क्योंकि उसके बाद शेरशाह सूरी ने शासन किया था बीच में। हुमायूं बाबर का पुत्र था, 1530 में सिंहासन पर बैठा था। उसके उत्तराधिकार को उसने अपने भाइयों में बराबर, अपनी पिता की संपत्ति को ये समझ लो बराबर अपने भाइयों में बांटा था। बल्कि वो अधिकारी था तो नहीं बांटा, बट उसने बांटा 4 भागों में। एक खुद हुमायूं के लिए, कामरान, हिंडाल और अस्कनी के साथ अफगानों को चुनौती दी। इसके हुमायूं ने चौसा का युद्ध लड़ा था 1539 में और कन्नौज बिलग्राम का युद्ध लड़ा था 1540 में। दोनों में ही इसकी हार हुई थी। हुमायूं पूरी तरह से शेरशाह सूरी से पराजित हो गया था, इसलिए 1540 के बाद शासन शेरशाह सूरी करता है।
हुमायूं ने शरण ली थी असाफिज राजवंश में, जो कि ईरान में था। हुमायूं नामा उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है, जो कि उसकी एक जीवनी है। दिल्ली में दीन पनाह बनवाया था, जो कि इसने द्वितीय राजधानी रखा था उसे। हुमायूं नामा ये रही और दीन पनाह ये रहा। शेर शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं ने 1555 में भारत पर आक्रमण किया और उसके भाई व अफगानों को हराया एवं वह एक बार फिर भारत का शासक बन गया था। 1556 में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय उसकी मृत्यु हो गई थी और वह दिल्ली में दफनाया गया था। इसको बस 1 साल ही फिर बाद में शासन कर पाया था। हुमायूं के मकबरा की बात करते हैं तो बीगा बेगम या हाजी बेगम द्वारा निर्माण किया गया था, जो कि चारबाग शैली में है। शेर शाह सूरी की बात करते हैं। 1540 से 1545 तक इसने शासन किया। शेर शाह सूरी जैसे और होते तो शायद बहुत अच्छा होता। इसने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे काम किए थे। कुछ ऐसे काम भी किए थे जो आज भी प्रचलन में हैं, जैसे कि इसने रुपयों को चलाया था, रुपया आज भी चलता है। और इसने खेतों की मापन के लिए एक टेप का यूज़ किया था। चलो स्टार्ट करते हैं। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक रहा था। यह सासाराम के जमींदार हसन खान का पुत्र था और इसका वास्तविक नाम फरीद खान था। इब्राहिम लोदी ने अपने पिता की जागीर उसे स्थानांतरित कर दी थी। 1529 में उसने चौसा का युद्ध हुमायूं के साथ लड़ा और हराया। शेरशाह की उपाधि धारण करके सम्राट बना था। इसने शेरशाह की उपाधि धारण करके ही यह सम्राट बना था। उससे पहले इसका वास्तविक नाम फरीद खान था। 1540 में उसने कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को हराकर कन्नौज पर कब्जा किया था। शेरशाह सूरी ने 5 राज्यों को उसमें सम्मिलित किया था अपने राज्य में, जो कि हुमायूं को बाद में अपने आप मिला था और बाकी के राजाओं को तो अपने आप पिता की संपत्ति के तौर पर मिलता ही गया था फिर। और इस तरह धीरे धीरे थोड़ा वो कोशिश करते रहे तो मुगल एम्पायर बहुत बड़ा हो गया था। शेरशाह सूरी ने मालवा को जीता 1542 में, रणथंभौर को जीता 1542 में, रायसीन को जीता 1543 में, मारवाड़ के पर राजपूताना कब्जा किया था 1542 में, चित्तौड़ को जीता था 1544 में और कलिंजर को जीता था 1545 में। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। 1545 में कलिंजर पर प्राप्त करते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। इसने रुपया नामक सिक्का जारी किया था, जो आज भी हमारी करेंसी है। पूरे साम्राज्य में मानक वजन और माप तय किए थे। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, जो आज भी हमारे प्रचलन में और देखने को मिलती है, जो इतनी बड़ी है कि भाई क्या ही बताएं, उस टाइम इतनी बड़ी। और इसने सड़क के बीच में आराम के लिए भी प्लेस बनवाए थे। पेशावर से कलकत्ता के लिए जाती है यह, जो कि चिटगांव बांग्लादेश तक है। इधर बांग्लादेश तक है, उधर पंजाब को निकलकर है। बहुत बड़ी ग्रैंड ट्रंक रोड थी। ये देखिए, कोलकाता से जाती हुई पेशावर तक है। बीच में न्यू दिल्ली, पंजाब सब मिलता है। हाँ, सराय का निर्माण करवाया था, मुझे उस टाइम याद नहीं आ रहा था। सराय, ये रही सराय का निर्माण करवाया था इसने। जीटी रोड में यात्रा करते समय आराम करने के लिए व सामान रखने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित घर हुआ करते थे। इसको दफनाया गया था सासाराम में ही दफनाया गया था, जो कि इसकी रियल प्लेस था इसका। भूमि की माप की जाती थी। औसत का वजन 1/3 भाग कर टैक्स दिया करता था 1/3 भाग पर। भूमि की माप भी की जाती थी इसके टाइम पे। किसान को एक पट्टा और एक काबूलियत दिया गया, जिससे किसान के अधिकार और कर को तय हो सके। जमींदारी हटा दी गई थी, सीधा कर वसूल किया जाता था। दिल्ली में पुराना किला बनवाया था इसने। इसके बाद आता है अकबर। हुमायूं खत्म, शेरशाह सूरी खत्म, उसके बाद आता है अकबर। अकबर 1556 से 1605 एडी तक रहा था। मुगल साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक था अकबर। या तो अकबर मिलेगा या औरंगजेब मिलेगा, दो तो आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे। दोनों शायद एक दूसरे के अपोजिट हैं अच्छे खासे। हुमायूं का सबसे बड़ा पुत्र था अकबर। इसने उपाधि धारण की थी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि के तहत इस सिंहासन पर बैठा था। यह संरक्षक था बैरम खां, और बैरम खान ने ही इसको नियुक्त किया था। पानीपत की दूसरे युद्ध की बात करते हैं तो दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। पहला इसके बाबा ने लड़ा था, दादा ने। 5 नवंबर 1556 को इसने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था, जो कि हेमू के साथ लड़ा था, मोहम्मद आदिल शाह के साथ। और अकबर की साइड से नेतृत्व कर रहे थे बैरम खां। हेमू को इसमें मारा गया था और बैरम खां विजयी हुई थी।
अकबर ने जहां भी संभव हो राजपूतों पर जीत हासिल करने की कोशिश की थी। राजपूत राजाओं को मुगल सेवा में शामिल किया और उनके साथ संबंध बनाए थे। मुगल कुलीन के बराबर व्यवहार किया था उनके साथ। अकबर 13 वर्ष की आयु में ही कालानौर पंजाब में गद्दी पर बैठा था। 1562 में भारमल या बिहारीमल आमेर के राजा थे। उनकी राजधानी जयपुर के कछवाहा राजपूत शासक की बेटी हरकाबाई से शादी की थी। इसके बेटा ने जोधाबाई से की थी, ठीक है। हरकाबाई से शादी की। अकबर ने हिंदुओं के साथ अपनी धर्मनिरपेक्ष नीति को प्रदर्शित किया था। राणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह को छोड़कर मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे, जिनकी राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। इनको छोड़कर अधिकांश राजपूत राजाओं ने अकबर की सर्वोच्चता को मान्यता दी थी। बाद में अमर सिंह ने भी माना था कि ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अकेले रह गए थे, महाराणा प्रताप चले गए। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप हार गए थे, मुगल जीत गए थे। मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। अकबर तो गया ही नहीं। कांगड़ किला हिमाचल में है, जो कि भारत का सबसे पुराना किला है। देखो, किला भी खूबसूरत है। कुंभलगढ़ के किले की बात करते हैं तो सिसोदिया शासकों द्वारा निर्मित किया गया था। इसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। कुंभलगढ़ के किले की, जो कि चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार है। अकबर ने 1581 में नया धर्म स्टार्ट किया था, जिसे दीन इलाही के नाम से स्थापित किया गया था, और इसे सिर्फ एकमात्र हिंदू ने अपनाया था, जो कि बीरबल थे। हिंदू धर्म इस्लाम, जैन, ईसाई जैसे कई धर्मों के मूल्य के संश्लेषण पर आधारित था यह धर्म। 1559 में जहांगीर का जन्म हुआ था। 1570 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ था। 1571 में फतेहपुर सीकरी में राजधानी स्थानांतरित की थी। बाद में लेके आएगा राजधानी को, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में पानी की व्यवस्था, गर्मी बहुत ज़्यादा, ये सब नहीं हो पा रहा था और अकाल जैसी समस्या रहती थी, तो इसे वापस लाना पड़ा था। फतेहपुर सीकरी को इसने किसकी याद में बनवाया था, ठीक है, ये बताना। और 1585 में राजधानी लाहौर स्थानांतरित की, वापस स्थानांतरित की, और 1598 में राजधानी लाहौर से आगरा स्थानांतरित की। 3 बार राजधानियां स्थानांतरित की गई थी। 1575 में बुलंद दरवाजा बनवाया था इसने। निर्माण की बात करते हैं तो फतेहपुर सीकरी इसने सलीम चिश्ती के सम्मान में बनवाई थी, और बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के बाद बनवाया था। अपना दरबार आगरा से यहीं स्थानांतरित कर लिया था इसने। आगरा का किला बनवाया था, बुलंद दरवाजा बनवाया था, फतेहपुर सीकरी का स्थापना की थी, लाहौर का किला बनवाया था, इलाहाबाद का किला बनवाया था, और हुमायूं का मकबरा बनवाया था दिल्ली में, जो कि इस टाइम यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है। नवरत्न थे इसके दरबार में, इसने नवरत्नों को रखा था। वहाँ कृष्णदेव राय के शासनकाल में 8 थे, ठीक। जैसे कि नंबर 1 की बात करते हैं, बीरबल, जो कि प्रशासन को देखते थे। अब्दुल रज्जाक विद्वान और राजनेता थे। फैजी विद्वान और राजनेता अब्दुल फजल के ही भाई थे। टोडरमल जो कि हिंदू थे, बीरबल भी हिंदू था, ठीक है। वित्त मंत्री दहसाला, बंदोबस्त और जब्ती को देखा करते थे। ये मान लो एक तरह से वित्त मंत्री थे या राजस्व को देखा करते थे। भगवान दास, जो कि इनकी जो हरकाबाई थी उन्हीं के भाई थे, मनसबदार थे, राजा भारमल के पुत्र थे। मानसिंह भगवान दास के पुत्र थे, जो कि मनसबदार थे और राजा भारमल के पौत्र थे। तानसेन की बात करते हैं, तानसेन संगीतज्ञ थे, जो कि पहले ग्वालियर राजा के यहाँ थे, बाद में यह अकबर के वहाँ पहुँचे थे। अब्दुल रहीम खाना की बात करते हैं तो यह मंत्री थे, हिंदी कवि थे। मुल्ला दो प्याजा की बात करते हैं, 9th मुल्ला दो प्याजा थे। नवरत्न हो गए यहाँ कंप्लीट। फैजी, इबादत खाना शुरू करने में अकबर की सहायता की थी इन्होंने। इबादत खाना धार्मिक प्रवचन था, ठीक है। तानसेन की बात करते हैं, वास्तविक रूप से राजा रामचंद्र के संरक्षण में थे यह, जो कि तोमर राजा थे ग्वालियर के। द्रुपद के संस्थापक थे, रुद्र वीणा और रबाब बजाया करते थे। घराना की बात करते हैं तो रीवा ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। इनके गुरु थे स्वामी हरिदास, बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्र वीणा बजाते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। यह पहले रामचंद्र के दरबार में थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था और अकबर ने इन्हें मियाँ की उपाधि थी।
इसलिए इन्हें पूरा नाम इस तरह बुलाया जाता था, और तानसेन मियाँ। अब्दुल फजल की बात करते हैं तो अकबरनामा लिखी थी इन्होंने, जो कि 3 भागों में डिवाइडेड थी। पहला, दूसरा और तीसरा चरण था इसमें। पहला अकबर के पूर्वजों के बारे में बताता था, दूसरा अकबर के राज्य के बारे में बताता था, और तीसरा आईनी अकबरी, जो कि अकबर के प्रशासन के बारे में बताता था। तस्सुस की बात करते हैं तो बाबर भागों में विभाजित लंबाई थी, बराबर भागों में विभाजित लंबाई थी तस्सुस। गज की बात करते हैं, जो कि मापक इकाई थी उस टाइम पे। अकबर के शासन के दौरान भू राजस्व की बात करते हैं तो 4 भागों में डिवाइडेड किया गया था भूमि के प्रकार को। भूमि 4 भागों में डिवाइडेड थी, जैसे कि पोलास, परौती, चाचर और बंजर। पोलास की बात करते हैं तो हर साल अलग अलग फसल बोई जाती थी, कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। पोलास ऐसी जमीन थी, हर साल उसमें फसलें उगाई जाती थी। परौती की बात करते हैं तो अपनी उर्वरक शक्ति को वापस पाने के लिए कुछ समय के लिए खाली छोड़ा जाता था, जैसे कि प्रेजेंट में 12 मंथ्स में 2 बार खेती की जाती है, मतलब 2 बार। तो 6 मंथ की मान लो, 6 महीने की, तो उसमें से ये मान लो कि 6 महीने के लिए उसे खाली छोड़ा जाता था वापस अपनी उपज को प्राप्त करने के लिए। चांचर की बात करते हैं तो इस जमीन को 3 या 4 साल के लिए खेती नहीं की जाती थी, 3-4 साल बाद फिर खेती की जाती थी, फिर 3-4 साल के लिए छोड़ा जाता था, यानी कि इसमें उर्वरक शक्ति थी ही नहीं, ना के बराबर थी, यूज किया जाता था। बंजर की बात करते हैं, इस जमीन पर 5 या 6 साल या उससे भी अधिक साल के लिए खाली छोड़ी जाती थी, या फिर ये समझ लो स्थायी बंजर थी, क्या ही उस पर खेती होगी जब वो बंजर है तो। राजस्व निरीक्षक की बात करते हैं तो 10 वर्षों में दहसाला के नाम से जाने जाने वाला अनुमान था, यह कर लिया जाता था, 1/3 भाग पर कर लिया जाता था। इसमें जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। जजिया कर स्टार्ट हुआ, फिर समाप्त हुआ, फिर स्टार्ट हुआ और फिर समाप्त हो गया, अभी फिर स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, जजिया कर किन पर लिया जाता है ये मुझे बताना, गैर मुसलमान, मुसलमान किस पर, ठीक है। अकबर की 1605 में मृत्यु हो गई थी। इसका मकबरा सिकंदरा आगरा में। शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो इसने मनसबदारी की शुरुआत की थी, और इसने अपनी ज़्यादातर देखा जाए तो शेरशाह सूरी से बहुत सारी चीज़ें ली थी शासन करने की, अपनाई थी शेरशाह सूरी से। मनसबदारी की शुरुआत करते हैं तो मनसब एक रैंक हुआ करती थी, जो कि जमींदारी व्यवस्था थी, सिपाहियों पर आधारित हुआ करती थी, जैसे कि जिसके पास जितने अधिक सैनिक होंगे उसे उतनी अच्छी और उतनी बड़ी जमींदारी दी जाएगी, जो कि 7,000 से अधिक घोड़े या 7,000 सैनिक होने चाहिए, जो कि 2 ही व्यक्तियों के पास थे, मिर्जा अजीज कोका और मानसिंह हिंदू थे, आपको बताया था मैंने अभी, ठीक है। वेतन का भुगतान कैश नकदी में किया जाता था। और जागीर की बात करते हैं तो जागीर भूमि के लिए राजस्व अधिकार थे। 1601 में अकबर ने खंडेश के असीरगढ़ किले की ओर अभियान किया और जीत लिया था, जबकि उसके बेटे जहांगीर ने दिल्ली में विद्रोह कर दिया था उधर। 1605 में इसकी मृत्यु हो जाएगी, शायद 1605 या 1608, हाँ इसी तरह। उसके बाद 1601 में तो इसने कर दिया कि बहुत है पापा, बहुत शासन कर लिया, हमें भी बैठने दो, हम भी इधर बूढ़े हुए जा रहे हैं। अनुवाद विभाग की बात करते हैं तो रामायण, जो कि फारसी में अनुवाद करवाई थी इसने अब्दुल कादिर बदामुनी ने। महाभारत की बात करते हैं, महाभारत को फारसी में रज़्ज़ानामा के नाम से जाना जाता है, रज़्ज़ानामा के नाम से, जो कि अब्दुल अल कादिर बदायूनी और फैजी ने इसको कन्वर्ट किया था। चारवाक शैली की शुरुआत मुगलों द्वारा की गई थी। अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडर को फैजदार बोला जाता था, कोतवाल पुलिस को बोला जाता था, दीवान राजस्व को बोला जाता था, और बख्शी सैन्य कमांडरों की सहायता होती थी। हाँ, तो क्या हो रहा था, हाँ जहांगीर 1605 से 1627 तक बैठा था। इसने 1601 में तो अपने ही पिता के विरोध में आक्रमण किया था कि बहुत है अब्बूजान, अब आप अल्लाह का नाम लीजिए, अब हमें शासन दीजिए। तब तक अब्बू लुढ़क गए 1605 में, और जहांगीर की पेशवी होती है, सिंहासन मिलता है उन्हें। जहांगीर का वास्तविक नाम नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम था। यह अपनी सख्त न्याय प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। शाही न्याय चाहने वाले के लिए आगरा किले में जंजीर अदल, यानी कि न्याय की जंजीर की स्थापना की थी। किले के बाहर एक जंजीर लगाई गई थी, जिसको भी न्याय मांगना है वह उस रस्सी से उस घंटी को बजा सकता था, जिससे उसे न्याय दिया जाएगा। इतना था, न्याय के लिए आधी रात को भी व्यक्ति आ सकता था। किले के बाहर घंटी लगाई गई थी।
जो कि किले में बसती थी। 1611 में जहांगीर ने बंगाल के फारसी रसीय शेर अफगान की विधवा मेहर उन निसा से शादी की थी, जिसे नूर जहां की उपाधि दी थी उसने। एक विधवा थी, किसकी? मेहर उन निसा थी ये। नूरजहां की उपाधि दी थी। नूरजहां ने राज्य के मामलों में जबरदस्त प्रभाव डाला था। नूरजहां को आधिकारिक बादशाह बेगम बनाया गया था, इसीलिए बाद में ये ज़्यादा जबरदस्त प्रभाव डाल रही थी। इसके वास्तविक नाम इनका मिर्जा नूर उद्दीन बेग मोहम्मद सलीम था। प्रियतरा ड्यूरा सजावट से सुसज्जित एतमिद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। नूरजहां ने अपने पिता की याद में निर्मित किया था। किसको? अभी तक अकबर का मकबरा नहीं बनवाया था। उससे पहले इसने अपने पिता का मकबरा बनवा लिया था, क्योंकि यह हस्तक्षेप कर रही थी, उसके पास अब सब कुछ अधिकार थे। तो भाई साहब मस्त उसने मकबरा बनवाया था, जो कि पियत्रा ड्यूरा सजावट से सुसज्जित है। देखिए अभी ये रहा मकबरा। सराय नूर महल की बात करते हैं। सराय नूरजहां महल, जो कि नूरजहां का महल था, भारत में केंद्र संरक्षित स्मारक है। यह पंजाब में स्थित है अभी भी प्रेजेंट में। जहांगीर ने मारवाड़ की मानमती या जगत गोसाई जोधाबाई और एक कछवा राजकुमारी थी, उनसे शादी की थी। यह राठौर राजकुमारी थी। इनसे पुत्र हुए थे इनके शाहजहां, जो कि अगला बादशाह बनेगा। मेवाड़ के अमर सिंह ने मुगलों यानी कि जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1608 में इसके ही टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है, आना व्यापारिक रूप से। अभी पूरा नहीं था टोटल, लेकिन कर लेंगे। इसके ही शासनकाल में वो फैक्ट्री डाल लेंगे, अपना व्यापारिक केंद्र बनाने की पूरी उसमें रहते हैं। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व कैप्टन विलियम हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में आया था, प्रतिनिधित्व करने आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि 400 का मनसब बनाया था उसने जहांगीर ने से। 1615 में इंग्लैंड के राजा, उस टाइम 1615 में इंग्लैंड में राजा थे जेम्स प्रथम, तो उन्होंने एक राजदूत भेजा था सर थॉमस रो को, जो कि उसके दरबार में आया था जहांगीर के में 1615 में। हालांकि जहांगीर ने शुरुआत में इसका विरोध किया था अंग्रेजों का, लेकिन बाद में अंग्रेजों को मान गया था और अंग्रेजों ने सूरत में एक व्यापारिक बंदरगाह स्थापित करने की अनुमति इसने दे दी थी जहांगीर ने। उसने अहमदनगर पर कब्जा कर लिया था। मलिक अम्बर ने उसे बालाघाट की जहांगीर सौंप दी थी। अहमदनगर पर कब्जा किसने किया था? जहांगीर ने किया था। सिख गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु थे, इसकी हत्या करवा दी थी जहांगीर ने। अभी एक और गुरु हैं लास्ट, गुरु गोविंद सिंह, उनकी हत्या करवाता है औरंगजेब। ठीक है, इसने गुरु अर्जुन देव की हत्या क्यों करवाई थी? इसका बेटा था जहांगीर का खुसरो, उसने अपने पिता के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया था और बाद में अर्जुन देव ने उसे शरण दे दी थी। अर्जुन देव ने शरण दी, इसलिए उनको मारा गया था। जब जहांगीर ने की थी अपने पिता के बदले बगावत, तो बेटा भी करेगा, तो उसकी भी बेटी ने उसके खिलाफ कर दी थी कि चलो आप हटो, अब मैं बैठूंगा। लेकिन ये बहुत बुढ़े हो जाते, बैठे रहते, शासन करते रहते, क्योंकि कोई प्रॉब्लम थी नहीं उन्हें। इस राजकुमार खुर्रम और महावत खान ने उनके विरोध कर दिया था शाहजहां और मलिक अम्बर ने। ठीक है, स्मरण लिखा तुझे के जहांगीरी, जो कि फारसी भाषा में है। जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। आज हम इतना ही करते हैं। अगला हम देखेंगे शाहजहां को, जो कि अभी विरोध कर रहा है, आगे चल के वही राजा बनेगा। तो नेक्स्ट उसको देखते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।